Hello students, in earlier lecture we have talked about genetically modified plants, that is transgenic plants. But today we are going to see about the transgenic animals. So let us discuss about the transgenic animals. What are transgenic animals? क्या होते हैं ये transgenic animals? तो ये genetically modified animals हैं. They are genetically modified animals. As we have talked earlier, जैसे हमने बात की थी genetically modified organism की, इसके आगे के लेक्चर में हमने बात की थी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. सो इन दी ऑर्गेनिज्म वी हैव टॉक्ड अबाउट प्लांट्स. हमने प्लांट्स की बात की थी, अब हम एनिमल्स की बात करेंगे. ठीक है. सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? तो सिंपली एक ऐसे एनिमल्स हैं बेटा जिसका डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है. उसका डीएनए निकाल के कोई दूसरा उसके अंदर फॉरेन जीन डाला जाता है. सो दैट इज़ अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, आपने देखा होगा रैट है, या यू कैन से माइस ऑल्सो. ठीक है. फिर और भी एग्जाम्पल है जैसे काऊ है, मंकी है, पिग है. ठीक है. यू हैव सीन रैबिट ऑल्सो. सो दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो अगर हम रैट, माइस, काऊ, मंकी, पिग, रैबिट को देखते हैं तो हमें नॉर्मल उनके कैरेक्टर्स दिखते हैं. लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, हम इस रैट को लेंगे या माइस को लेंगे, उसके जीन्स निकाल देंगे. ठीक है. उसके जीन्स को डिस्टर्ब करना, मैनिपुलेट करना. तो अगर हमें कुछ डेफिनेशंस लिखना है कि व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो हम कैसे लिखेंगे? वी विल सिंपली राइट दिस इज अ प्रोसेस or a phenomenon in which we are manipulating DNA, and what we are doing, we are expressing other foreign gene, or you can say DNA into the animal. सिंपली आप क्या कर रहे हो, डीएनए जो है रेड का भी हो सकता है, माइस का हो सकता है, वो काव का हो सकता है, मंकी का हो सकता है. आप क्या कर रहे हो, सिंपली उसके डीएनए को ले रहे हो, उसके डीएनए के जीन को चेंज कर रहे हो. सिंपली ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब होता है कि चेंज करना, जीन को चेंज करना. अब जीन क्यों चेंज करेंगे बेटा? उसकी क्वालिटी अच्छी करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल काव है, तो अगर ज़्यादा अमाउंट में दूध देना है उसको, तो आप क्या करोगे, उसके वो जीन जो वो दूध बनाते हैं वो जीन निकाल के हम अच्छी वाली काव के जीन डाल सकते हैं ताकि वो काव अपने को ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करे. तो सिंपली ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो सिंपली आप डीएनए को चेंज कर रहे हो. आप दूसरा डीएनए, दूसरा जीन, एज वी नो डीएनए इज़ मेड अप ऑफ जीन. जैसे आप डीएनए की बात करते हैं तो 3' 5' 5' 3'. ठीक है. तो ये डीएनए है बेटा. तो डीएनए किससे बना हुआ है? इट्स मेड अप ऑफ अ जीन. कंपार्टमेंट और सेक्शन ऑफ द डीएनए, दैट इज अ जीन. एंड वेयर दिस डीएनए इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और वी कैन से इन द न्यूक्लियस देर आर क्रोमोसोम्स, अ क्रोमेटिन मटीरियल. सो क्रोमोसोम्स, तो हम सिंपली क्या करते हैं बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, हम इसके डीएनए का कोई टुकड़ा ले लेते हैं, कोई जीन ले लेते हैं, और वहाँ पे कोई दूसरे को इंसर्ट कर देते हैं, कोई दूसरे एनिमल्स को या कोई अच्छे जीन को वहाँ पे इंसर्ट करके हमें क्वालिटी वाला एनिमल मिलता है. ठीक है. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम यूज़ क्यों करते हैं, वाई, व्हाट आर द बेनिफिट्स? तो मोस्टली अगर आप अभी देखो तो 95% जो दुनिया के अंदर जो एनिमल यूज़ होता है, जिसके जीन निकाले जाते हैं और नए जीन डाले जाते हैं, तो दैट इज़ अ माइस. ठीक है. माइस इज़ द एग्जाम्पल इन विच 95% ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग डन. 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सबसे पहला रैंक आता है माइस का. रैबिट भी है, मंकी भी है.
आपने बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स देखे होंगे, दवाइयाँ देखी होगी, ठीक है। वैक्सीन्स को सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, दैट इज़ द सेकेंड जनरेशन। लेकिन जो सिंथेसाइज होते थे पहले जो मतलब एंटीबायोटिक्स, उसको थर्ड जनरेशन का वैक्सीन कहा जाता है, दवाइयाँ मेडिसिन कहा जाता है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द जनरेशन। बट अगर कोई वैक्सीन है, पहले उसको डायरेक्टली आप ह्यूमन के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, आपको पहले किसके ऊपर डालना पड़ेगा बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो आप कर क्या रहे हो, आप डायरेक्टली ह्यूमन पे अप्लाई नहीं कर रहे हो। रिसेंटली यू हैव हर्ड अबाउट द कोरोना वायरस, वी ऑल आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वायरस के ऊपर दवाइयाँ तो बन रही हैं, एंटीबायोटिक्स बन रही है, लेकिन अगर उसको चेक करना है तो आपको किसके ऊपर डालना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो आपको इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ह्यूमंस के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं बेटा, ठीक है। तो कुछ ऐसे माइस हैं, ठीक है, फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जैसे फ्रूट फ्लाइज हैं, ठीक है, माउस, रैट्स, ये सब में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो एज ए ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आपने देखा होगा वाइट माइस देखे होंगे आपने, तो मोस्टली जो नए नए कैंसर की दवाइयाँ बनती हैं, पोलियो की दवाइयाँ बनती हैं, तो वो फर्स्ट किस में डाला जाता है, इट इज़ गिवन टू दी माइस, ठीक है। सो इस तरीके से हम कर क्या सकते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अर्लियर लेक्चर वी हैव सीन अबाउट ट्रांसजेनिक प्लांट्स कि किस तरीके से बीटी कॉटन को बचाया जाता है फ्रॉम द इंसेक्ट, किस तरीके से आरएनए इंटरफियरेंस होता है, निमेटोड को कैसे मारा करते हैं हम टोबैको प्लांट के अंदर, उसके बारे में बात की। तो अब हम बात करेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। लेकिन अगर आपको साइंटिफिकली उसकी डेफिनेशन लिखनी है तो यू कैन सिंपली राइट मैनिपुलेटिंग द डीएनए ऑफ एनिमल्स एंड एक्सप्रेसिंग अदर जीन और फॉरेन जीन इनटू द एनिमल्स, ताकि हमें एक नया एनिमल्स मिल सके विच कैन बी गिव सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स टू द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सिंपली अपना बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या है कि ह्यूमन बींग को कुछ हेल्प होना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हाउ इट विल बी बेनिफिशियल। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। यहाँ तक आपको पता चल गया बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। अब उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। बेनिफिट्स मतलब कि उससे क्या फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स को दूसरा क्या बोलते हैं, तो आप ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सिंपल वे में, क्योंकि वो मॉडिफाइड किए हैं बाय इंसर्टिंग दी जीन, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। अब बेनिफिट्स बेटा अलग अलग होते हैं, ठीक है, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट ये है बेटा कि हम उसकी कोई भी एनिमल्स हैं, अगर वो किसी के अंदर जब हम वो दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स डालते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। सो वी कैन लर्न अबाउट दी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये समझने की कोशिश करेंगे बेटा नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है। पहली चीज़ कि ये सब हम कर किसके लिए रहे हैं, बाय द जीन्स, रेगुलेशन ऑफ जीन, जीन को निकाल रहे हैं, जीन को डाल रहे हैं। तो क्या वो रेगुलेशन ऑफ जीन प्रॉपर हो रहा है, वेदर दैट रेगुलेशन ऑफ जीन इज प्रॉपर और देर आर सम इफेक्ट रिगार्डिंग दी रेगुलेशन। तो ये क्या चेक करता है बेटा, इफेक्ट चेक करता है, उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है, वो चेंज करने से क्या इफेक्ट आया। अब वो इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या आता है, उसकी फिजियोलॉजी पे क्या आता है, ह्यूमन बॉडी पे क्या असर हुआ उसका। हमने जीन तो चेंज कर दिया, वो दवाई दे दी, मंकी को दे दी, मंकी ने सही से रिस्पॉन्स दिया, पर क्या पता एनिमल्स को दिया तो उसने रिस्पॉन्स दिया कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल हेल्प अस टू सी द रेगुलेशन ऑफ जीन, वेदर इट्स इफेक्ट आर गुड और बैड। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल से बात करते हैं बेटा। एक है इंसुलिन, जो हम आगे बात करेंगे जेनेटिकली, लेकिन इंसुलिन अगर बनाया, इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या उससे एलर्जी हो रही है कि एलर्जी नहीं हो रही है। सो अगर इंसुलिन आप डालते हो तो क्या ये ग्रोथ फैक्टर
इफ़ेक्ट करता है, एंड अगर इफ़ेक्ट करता है बेटा तो वो सही करता है कि गलत करता है. सो इफ़ेक्ट इज़ गुड और इफ़ेक्ट इज़ बैड. सो इट विल रेगुलेट दी ग्रोथ फैक्टर्स, कि वो ग्रोथ फैक्टर काम करता है कि नहीं, उससे क्या डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, पहला बेनिफिट है जो ट्रांसजेनिक एनिमल से होता है. अब सेकंड की बात करते हैं बेटा. पहला हमने बात कर ली, नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट स्टडी करना हो तो आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ कर सकते हो. दूसरी चीज़ आती है कि डिजीज़ कैसे क्योर करना, टू स्टडी द डिजीज़. ठीक है, टू स्टडी डिजीज़. बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं बेटा जो आजकल होती हैं, आपको पता भी नहीं होता और आपके शरीर के अंदर कुछ अलग टाइप के म्यूटेशंस हो जाते हैं, आपके ही शरीर का जीन चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि अभी जो आपका जो खाने का है, रहने का है, यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो आप प्रोसेस फूड खाते हो, रेडीमेड पैकेज वाले फूड खाते हो, तो क्या होता है, इससे डिजीज़ होती है. तो इस डिजीज़ को स्टडी कैसे करोगे, हाउ विल यू स्टडी. सो ये लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स को एज अ मॉडल यूज़ करते हैं. सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है बेटा वो एज अ मॉडल यूज़ करते हैं, और इस मॉडल पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी डिफरेंट डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसर. You all know what is cancer. In cancer, uncontrolled growth of the cell. ठीक है, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं होता, वो अल्टीमेटली ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड अल्टीमेटली द पर्सन विल डाई. तो कैंसर जो है, वो कैंसर को फाइट करने के लिए जो वैक्सीन बनती है, जो दवाइयाँ बनती हैं, वो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स को नहीं दी जाती, वो सबसे पहले किसको दी जाएगी बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ठीक है, एज अ मॉडल आप उसको यूज़ कर रहे हो टू डिटेक्ट अ कैंसर. तो पहली चीज़ ये हो गई, कैंसर है. दूसरी भी बहुत सारी बीमारियां हैं बेटा, जैसे रूमेटिड अर्थराइटिस. आपने 11th में जो चैप्टर्स पढ़े होंगे उसमें ये बीमारी का नाम पढ़ा होगा, रूमेटिड अर्थराइटिस. मतलब कि आपके जो शरीर के जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स फूल जाते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाता है, पेन होता है. जैसे जैसे एज जाती है बेटा तो आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे लेग के जॉइंट्स है, हाथ के जॉइंट्स है, तो ये दुखने लगते हैं, पेन करने लगते हैं. सो द स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स में बहुत पेन होता है बेटा, तो ये बीमारी भी बहुत मतलब रेड रेड भी हो जाता है, स्वेलिंग भी हो जाता है, कभी कभी ब्लड का क्लोटिंग भी हो जाता है. ठीक है, तो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस. ठीक है, तो इसको क्योर करने के लिए भी आप पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे अप्लाई करो, फिर आप एनिमल्स पे कर सकते हो, ह्यूमन बींग्स पे कर सकते हो. ठीक है, द थर्ड थिंग दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस. इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड और सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम आया होगा. क्या होता है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस? इसमें क्या होता है बेटा कि आपके शरीर का जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा स्टिकी हो जाता है एकदम. ठीक है, स्टिकी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाता है, कहीं इकट्ठा हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो ब्लड मूव होना होता है या दूसरे प्लाज्मा होता है तो वो मूव नहीं कर पाता. तो आपका जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, वो थोड़ा स्टिकी हो जाता है, थिक हो जाता है. सो इन दिस सिस्टिक फाइब्रोसिस व्हाट विल हैपन, जो आपका लिक्विड होता है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो एकदम थिक और स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहीं भी इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से दूसरी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें थोड़ी परेशानियाँ होगी. तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है बेटा, उसको अगर डायग्नोज करना है तो भी कर सकते हो. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस which can be cured by transgenic animal. एटलीस्ट आप उसको स्टडी कर सकते हो कि अगर ये सिम्टम्स, ये दवाइयाँ बने तो उसका क्या सिम्टम्स होगा. तो यू कैन यूज़ अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. आप उसको यूज़ करके ये सारी जो बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, इसको आप क्योर कर सकते हो, यू कैन क्योर इट. सो देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़. एक और डिजीज़ के बारे में बात करें, दैट इज़ अल्जाइमर. अल्जाइमर का नाम शायद आपने सुना हो, अल्जाइमर. अल्जाइमर बीमारी जिसको होती हैं लोगों को, जो ओल्ड मैन भी हो सकते हैं, थोड़े यंग वंस भी हो सकते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ब्रेन जो होती है उसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं. ब्रेन सेल्स यूज टू गेट डैमेज. अब जाहिर सी बात है बेटा, नर्व सेल्स, ब्रेन के सेल्स डैमेज हो गए तो क्या होगा, उसकी मेमोरी पे इफेक्ट होगा.
मेमोरी पे तो होगा, लेकिन दूसरी जो सिस्टम है अपने बॉडी की, बिकॉज ब्रेन इज रेगुलेटिंग ऑल द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट सिस्टम्स। तो अगर ब्रेन के सेल डैमेज होते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि दूसरे पार्ट्स में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो अल्जाइमर में क्या होता है बेटा, ब्रेन सेल्स जो हैं दे गेट डैमेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, फ्लूइड जो रहता है कैसा हो जाता है बेटा, स्टिकी एंड थिक। सो व्हाट विल हैपन, इट विल accumulates in your body, accumulates in your body parts, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट डिजीजेस, बहुत सारी डिजीज हैं बट हम 2-3 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, दीज वेर द 2 पॉइंट्स, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द डेवलपमेंट और दूसरा आपको पता चला होगा कि स्टडी ऑफ डिजीज। चलो अब तीसरा बेनिफिट देखते हैं बेटा कि तीसरा बेनिफिट क्या है। सो आफ्टर लर्निंग अबाउट 2 बेनिफिट्स, इसके और भी बेनिफिट्स बात करते हैं, ठीक है। सो द थर्ड बेनिफिट दैट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। आप सबको पता है बेटा कि आजकल दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई है। टू क्योर अ डिजीज़ बहुत सारे पैसे लगते हैं। अगर कैंसर है तो मान लो 5 लाख रुपए साइड में रख ही देने पड़ते हैं, ठीक है। सो वी रिक्वायर्ड अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हम प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसा प्रोडक्ट बेटा, ऐसा प्रोडक्ट जो दूसरी बीमारियों को दूर कर सकता है, उसको क्योर कर सकता है। सो बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं, देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस हुज रिकवरी इज वेरी लेस, रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। वाई, बिकॉज दे आर ट्रीटेड विथ अ कॉस्टली मेडिसिन्स। तो अगर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना दें और उसको मार्केट में थोड़े लो रेट पे अगर दें तो नॉर्मल जो पब्लिक होगी वो उसको खरीद सकती है और डिजीज़ क्योर हो सकती है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि आजकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मार्केट में आ रही है, ठीक है। तो पहले एक एग्जाम्पल है बेटा, एक पहली जो अपनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है दैट इज़ ट्रीटेड फॉर एग्जाम्पल एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक डिजीज़ है, ठीक है। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये रेस्पिरेशन की डिजीज़ है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में। एम्फीसीमा में क्या होता है, उसकी जो एयर सैक्स होते हैं अपने शरीर के अंदर, जो लंग्स होते हैं एल्व्यूलाई, वो जो होती है वो थिक होती है और दूसरी की ये फिल्ड हो जाती है, एयर सैक्स ब्लॉक हो जाता है बेटा। और इसकी वजह से, ब्लॉक होने की वजह से वो जो हवा का मूवमेंट होना अंदर जो आने जाने का, तो वो प्रॉब्लम होता है। सो इट विल फेस सम डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, एम्फीसीमा। तो अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे। सो देर आर सम जीन्स विच आर इंसर्टेड इन सम एनिमल्स एंड दे आर गेटिंग सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। कुछ एंजाइम्स बनाते हैं, कुछ दवाइयाँ बनाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जो कि इसको ट्रीट कर सकते हैं बेटा, एम्फीसीमा को ट्रीट। अगर कोई ब्रीदिंग नहीं करता है तो वो ब्रीथ करने लगेगा। तो ऐसे बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक जीन है जो इंसर्ट होता है और एक नया एंजाइम से एक प्रोटीन बनाता है इसके लिए, एम्फीसीमा के लिए, एंड दैट इज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। एंटीट्रिप्सिन, ये एग्जाम्पल खास याद रखना बेटा। दिस इज एग्जाम्पल फॉर एम्फीसीमा, ठीक है। एम्फीसीमा का ये एग्जाम्पल है। ये क्यों देते हैं, ट्रीट करने के लिए। ऐसे पेशेंट्स की जिनको प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में, ठीक है, जिनका मतलब कोई आपको पता होगा सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होता है। पोल्यूशन की वजह से जो पोल्यूटेंट्स जाते हैं शरीर में तो उससे, डस्ट की वजह से प्रॉब्लम होता है। सो एम्फीसीमा जो है दैट विल बी क्योर्ड बाय अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। वो डाल के प्रोटीन्स बनाते हैं, दैट प्रोटीन्स विल बी हेल्पफुल इन हीलिंग। चलो, ये एक एग्जाम्पल हो गया बेटा। दूसरा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि 1973 में, 1973 के आसपास एक काऊ थी, ठीक है, एक काऊ बनाई गई
ट्रांसजेनिक काव। काव सबने देखी होगी, नॉर्मल जो अपने घर के आजू बाजू रहती है वो काव देखी होगी। अब सबसे पहली 1973 में क्या बनाया बेटा, ट्रांसजेनिक काव बनाई, और इस काव का नाम क्या रखा, रोजी। रोज के ऊपर से आपको याद आ जाएगा रोजी, ठीक है। सो ये काव को क्या नाम दिया बेटा, रोजी नाम दिया। अब ये काव की खासियत क्या थी, क्यों बनाना पड़ा ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को। ये काव में ऐसा है बेटा कि आजकल आपने देखा होगा कि जो मदर होती हैं तो जब वो अपने बच्चे को फीड करती है, दूध पिलाती है, एज वी ऑल आर मैमल्स, तो जो गर्ल्स होती है, वुमेन्स होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा बाहर आता है तो उसको माँ का दूध देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो दूध होता है, तो सारी जो वुमेन्स होती है, मदर होती है, दे आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग मिल्क, ठीक है। जैसे 100 गर्ल्स हैं तो उसमें से क्या पता सभी नहीं दे सकते, कुछ 5% या 2% ऐसी भी होगी जो नहीं दे पाती होगी, तो उनकी सब्सटीट्यूट, सो दिस इज अ सब्सटीट्यूट टू द मदर मिल्क। मदर मिल्क का सब्सटीट्यूट ढूंढने लगे लोग कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती तो क्या कोई ऐसा दूध अवेलेबल है जिसमें माँ के दूध जितना ही प्रोटीन हो, ठीक है। तो तब रिसर्चर्स को ऐसा आइडिया आया कि शायद अगर हम कोई काऊ के अंदर उसके जीन चेंज कर दें और उसमें वो वाले जीन डाल दे जो किसके अंदर है बेटा, मदर के अंदर है, जो वो दूध बनाते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया बेटा, काऊ ली और काऊ के अंदर वो जीन डाल दिया कि जो मदर मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब ये काऊ ने क्या किया बेटा, ये काऊ ने मिल्क देना स्टार्ट किया, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो ये जो काऊ है वो कैसा दूध देने लगी बेटा, सेम ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का, उससे भी थोड़ा प्योर क्वालिटी का। सो ये जो दूध है इसमें 2.4 ग्राम पर लीटर, अगर 1 लीटर दूध में कितना ग्राम प्रोटीन होगा बेटा, 2.4 ग्राम, ठीक है। तो दूध की क्वालिटी अच्छी हुई और सब्स्टिट्यूट मिल गया कि अगर कोई मदर ऐसी है जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती तो ये वाला दूध उसके बच्चे को दे सकते हो। तो दिस इज़ अ सब्स्टिट्यूट टू दी मदर मिल्क, इसकी क्वालिटी ह्यूमन मिल्क के जैसी है। तो ऐसा क्या अंदर है, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसकी वजह से वो काव में वो जीन डालना पड़ा, और माँ के दूध में ऐसा क्या होता है, ठीक है। जैसे अपने नहीं बोलते कि माँ के दूध के अंदर एंटीबॉडी, जो बच्चा होता है उसकी इम्यूनिटी जब स्टार्टिंग में आते हैं तो वीक होती है, हाँ, तो कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है, येलोइश फ्लूइड जैसा निकलता है स्टार्टिंग में, तो वो एज अ इम्यूनिटी वो फाइट करता है बेटा डिजीज़ के, क्योंकि एक बच्चा फिटस में होता है 9 महीने, और जब वो बाहर आता है तो उसको बहुत सारे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को फेस करना होता है। सो टू इंक्रीज द इम्यूनिटी देयर इज़ अ कोलेस्ट्रम दूध के अंदर होता है, लेकिन और कौन सा मेन प्रोटीन उसके अंदर कौन सा है, सो दैट इज अल्फा 1। ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसका जीन उस काऊ के अंदर डाला गया था, तो दैट इज अल्फा 1 लैक्टल ब्यूमीन, अल्फा 1 लैक्टो एल्बुमिन, ठीक है, लैक्टोब्यूमीन भी लिख सकते हो। सो दिस इज अल्फा 1 लैक्टोब्यूमीन जो है दैट इज दी प्रोटीन विच इज बीइंग यूज्ड इन दी मिल्क। तो लैक्टोब्यूमीन जो है ये दिया जाता है बेटा, ठीक है। सो here alpha 1 antitrypsin is there, here the alpha 1 lactoalbumin is there, sometimes is also known as alpha 1 ट्राई लैक्टोएल्ब्यूमिन भी इसको कभी कभी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली अपने लैक्टोज आपको पता है जो दूध के अंदर हो, तो लैक्टोएल्ब्यूमिन, ठीक है। तो प्रोटीन्स और लैक्टोज दोनों होते हैं, तो लैक्टोएल्ब्यूमिन। सो दिस इज द प्रोटीन विच वॉज प्रेजेंट इन दैट रोजी काउ। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया बेटा। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्योर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप क्योर कर सकते हो,
ठीक है। चलो हमने कितनी बातें की बेटा, वी हैव टॉक्ड अबाउट दी फिजियोलॉजी कर सकते हैं, डिजीज इसको अच्छा कर सकते हैं, तीसरा क्या बात किया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और चलो अब हम दूसरे बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। द फोर्थ बेनिफिट ये है वैक्सीन की सेफ्टी, ठीक है। सो दिस इज दी वैक्सीन सेफ्टी। अगर आपको चेक करना है कि कोई वैक्सीन सेफ है कि नहीं, तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम बता सकते हैं बेटा कि पोलियो है, ठीक है, पोलियो वैक्सीन है, तो ये पोलियो वैक्सीन अगर हमें ह्यूमन बींग्स को देनी है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें पहले उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो टू चेक द सेफ्टी, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करोगे और उसमें भी क्या, यू विल यूज़ माउस, ठीक है, और यू कैन से माइस, माइस है, रैट है, ये आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर ये पोलियो वैक्सीन पहले इंसर्ट की जाती है, इंजेक्ट की जाती है, फिर देखते हैं कि ये माउस के ऊपर क्या असर है, क्या इफेक्ट है। अगर वो पॉजिटिवली काम कर गई देन यू कैन अप्लाई दिस वैक्सीन टू दी ह्यूमन बींग्स, उसके बाद आप ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो कोई भी वैक्सीन की अगर सेफ्टी चेक करना है बेटा तो माइस है। दूसरी जो वैक्सीन बनती है, एंटीबायोटिक्स बनती है बेटा, वो बैचेस में बनती है, बड़े लॉट अमाउंट में बनती है, ठीक है। सो ये जो बैचेस होते हैं वैक्सीन्स के, इसको चेक करने के लिए भी इसको अप्लाई किया जाता है मंकी के ऊपर। मंकी आर ऑल्सो टेकन एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बंदर के अंदर वो इंजेक्ट करते हैं सबसे पहले और उसके बाद देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या है, एंड देन ओनली इट इज़ गिवन टू दी ह्यूमन बींग्स। सो कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को आप वैक्सीन सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना फोर्थ पॉइंट हो गया। नाउ विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या हुआ, एक बार वैक्सीन तो चेक हो गई बेटा, अब चेक करेंगे केमिकल सेफ्टी क्या है उसकी, या उसकी टॉक्सिसिटी क्या है, क्या वो टॉक्सिक है कि नहीं है। सो फॉर केमिकल टेस्टिंग, केमिकली क्या वो सेफ है, सो विल चेक द टॉक्सिसिटी कि वेदर इट्स टॉक्सिक और नॉट। सो एज आई हैव ऑलरेडी टेल यू, वी हैव द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जैसे कि कोई एनिमल ले लिया, माइस ले लिया, माइस के अंदर आप डालते हो, ठीक है, तो आप ऐसा सब्सटेंस डालो कि वो माइस उसके लिए सेंसिटिव है, ठीक है। तो वो अगर सेंसिटिव है तो वो सब्सटेंस उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि दिस इज ये माइस है, ठीक है, ये माइस के अंदर आपने कोई दवाई डाली, कोई सब्सटेंस इसके अंदर डाला। अब ये माइस के अंदर, वो माइस क्या करेगा, बहुत सेंसिटिव होगा, तुरंत ही उसके ऊपर उसके इफेक्ट दिखने लगेंगे। तो आप नोट डाउन करो क्या क्या इफेक्ट है। तो कौन सा सब्सटेंस आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स को देते हो, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वो आप लिख के रखो। तो सेम वो चीज़ें फिर आपको वो सब्सटेंस बनाने में काम आएगी, ठीक है। तो आप ऐसा सब्सटेंस बना सकते हो जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर इफेक्ट ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस इज देयर, तो अब कोरोना वायरस हो डायरेक्टली एंटीबायोटिक आप नहीं दे सकते। पहले क्या करोगे, कोरोना के लिए जो दवाई बनाई है, जो सब्सटेंस बना है, उसको सबसे पहले किसके ऊपर अप्लाई करोगे बेटा, कोई एनिमल्स के ऊपर करने का, जैसे मंकी है, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम मंकी के ऊपर क्यों करते हैं, क्योंकि इनका जो डीएनए होता है थोड़ा बहुत अपने जैसा होता है। आपने एप्स के बारे में सुना होगा, प्राइमेट्स के बारे में सुना होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ अपना जो डीएनए है वो 90%, 92% ऐसे सिमिलर होता है, ठीक है। सो एज द डीएनए इज मैचिंग समवॉट, अगर आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो तो क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या वो उससे सेंसिटिव है, तो उसी सब्सटेंस के ऊपर हम काम कर सकते हैं। एंड देन वो वैक्सीन, अगर कोरोना की वैक्सीन आ जाती है तो सबसे पहले आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे अप्लाई करेंगे। अगर सक्सेसफुल रहता है देन ओनली दे विल चेक द टॉक्सिसिटी, क्या वो टॉक्सिक तो नहीं है। तो अगर ये सब्सटेंस इसको दिया और ये बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी दिया और उसको टॉक्सिसिटी आ गई, तो ये सब्सटेंस में चेंजेस करने पड़ेंगे, इस प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। सो इस तरीके से बेटा आप केमिकल टेस्टिंग कर सकते हो, क्या वो टॉक्सिक है कि नहीं, उसकी सेफ्टी देख सकते हो। सो दीज आर सम बेनिफिट्स रिगार्डिंग दी ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो पहले फिजियोलॉजी डेवलपमेंट का
नॉर्मल है कि नहीं वो चेक कर सकते हो, डिजीज़ स्टडी करने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे हमने बात की। अब जब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात की थी तो मैंने आपको बोला था कि अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है, जो कि एम्फीसेबा को करती है, वैसी दूसरी भी डिजीज़ेस हैं बेटा, जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया है, ठीक है। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया, फिनाइल एलेनिन बनाने का जो प्रोटीन, जो एंजाइम रहता है, वो उसके अंदर वो जीन नहीं होता है, तो उसकी वजह से वो फिनाइल एलेनिन एंजाइम बन नहीं पाता है, ठीक है। तो ये आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, फिनाइलकीटोन्यूरिया जैसी बीमारियां जो होती हैं। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात की, तो ये सब आप एज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, एज अ प्रोटीन इंसर्ट करके, एंजाइम इंसर्ट करके भी क्योर कर सकते हो, ठीक है। फिर अपने काऊ के बारे में बात की, रोज़ी काऊ के बारे में बात की। अब रोज़ी काऊ का क्या था कि उसके अंदर जो मदर का जो मिल्क होता है, सेम प्रोटीन हमको काऊ के अंदर मिलता है, दैट इज़ अ रोज़ी काऊ, ठीक है। और फिर अपने लास्ट में बात की कि वैक्सीन है कि वो सेफ़र है कि नहीं यूज़ करने के लिए, और दूसरा केमिकल टेस्टिंग है, उसकी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग है।